हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6th सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में, जो कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो आपकी बुक का नाम है वो है एजुकेशन मीडिया इन एजुकेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे यूनिट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यूनिट 1 पूरा कवर नहीं है, ये यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पूरा देखें। ये वीडियो DU के स्टूडेंट्स के लिए भी है, ठीक है, SOL के स्टूडेंट्स के लिए भी है और NC वैब के स्टूडेंट्स के लिए भी है। अगर आपके पास सेम कोर्स है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हम ऑफलाइन एग्जाम्स में जो पॉइंट्स आएंगे या फिर ऑफलाइन एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो स्टडी है वो इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो संचार के माध्यम की बात की गई है इस चैप्टर में, संचार के माध्यम मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति किस प्रकार संचार करता है, वार्तालाप करता है, इसके कितने प्रकार के माध्यम हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले आता है मौखिक संचार की परिभाषा। सबसे पहले जान लेते हैं मौखिक संचार क्या होता है। मौखिक संचार एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें हम मुंह से बोलकर क्या करते हैं, बातों को करते हैं। ठीक है, बोलकर बातों को करना क्या कहलाता है, मौखिक संचार कहलाता है। तो मौखिक संचार बोले गए शब्दों के उपयोग के साथ देने या प्राप्त करने की प्रक्रिया है। सूचना के त्वरित प्रसारण व त्वरित उत्तर के कारण दुनिया भर में संचार के इस साधन का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति के द्वारा बोला गया कुछ और दूसरे व्यक्ति के द्वारा सुना गया कुछ, ठीक है, ये जो दो चीज़ें हैं, बोलना और सुनना, ये मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। और दूसरा इसमें क्या पॉइंट बनता है, इसमें पॉइंट बना है कि त्वरित प्रसारण मतलब बड़ी जल्दी से प्रसारण हो जाता है। आपने बोला, किसी और ने सुन लिया, क्या हो गया, वार्तालाप हो गया। तो ये दुनिया भर में जल्दी या फिर तेजी के कारण क्या है, प्रसिद्ध है और पूरी दुनिया भर में यूज़ किया जाता है। मौखिक संचार या तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष वार्तालाप के रूप में हो सकता है। प्रत्यक्ष वार्तालाप मतलब आमने सामने खड़े हैं और वार्तालाप कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से, तो क्या कहलाता है, ये मौखिक संचार कहलाता है। जैसे आमने सामने संचार, व्याख्यान मतलब किसी चीज़ का व्याख्या करना और कुछ लोग उसे सुन रहे हों। बैठक में आप बैठ के क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं। ठीक है, सेमिनार में वहाँ जाते हैं, वहाँ पे एक व्यक्ति बोल रहा होता है, बाकी सब सुन रहे होते हैं, क्या होता है, संचार हो रहा होता है। समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, सम्मेलन आदि या अप्रत्यक्ष वार्तालाप अर्थात संचार का वह रूप जिसमें एक माध्यम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब अप्रत्यक्ष वार्तालाप का क्या तात्पर्य है, यहाँ पे तात्पर्य तो यही है कि हम बातें तो बोल कर रहे हैं परंतु किसी माध्यम का यूज़ करके। उदाहरण के लिए आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फ़ोन क्या है, एक माध्यम, मीडियम है, परंतु दो व्यक्ति एक दूसरे को सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष वार्तालाप कहलाता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं प्रत्यक्ष वार्तालाप के लिए, जैसे कि टेलीफोनिक वार्तालाप, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल आदि जैसी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अप्रत्यक्ष वार्तालाप शब्द का यूज़ किया जाता है। संचार की इस विधा के बारे में सबसे अधिक अच्छी बात यह है कि संचार प्रशिक्षक या रिसीवर के लिए पक्ष शरीर की भाषा, चेहरे के अभिव्यक्ति, स्वर और पिच की तरह अशाब्दिक संकेतों को नोटिस कर सकता है। यह पार्टियों के बीच संचार को अधिक प्रभावी बनाता है। अब इसमें क्या बताया गया, कुछ चीज़ें बताई गई जिसके द्वारा हम अप्रत्यक्ष वार्तालाप कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया कि ये जो मौखिक संचार है, इसमें अगर व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे के हाव भाव देख के समझ सकता है कि उसकी जो इच्छाएं हैं या फिर उसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों को आप मौखिक संचार में भी नोटिस कर सकते हैं। फिर बताया गया यहाँ पे, एक बार बोले गए शब्दों को कभी वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो मौखिक संचार की एक लिमिटेशन है, एक सीमाएं हैं कि अगर आपने एक शब्द बोल दिया तो उसके बाद आप उसको वापसी नहीं ले सकते। फिर आता है लिखित संचार। लिखित संचार की परिभाषा से तात्पर्य है कि लिखित संचार दो व्यक्ति एक दूसरे को कुछ लिख कर संचार करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आपने लेटर लिखा अपने फैमिली में किसी को, ठीक है, वहाँ तक गया लेटर, उन्होंने पढ़ा, फिर उन्होंने रिप्लाई करा, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है। और इसमें मीडियम क्या है, मीडियम इसमें संदेश है। तो यहाँ पर बताया गया लिखित संचार की परिभाषा, वह संचार जिसमें संदेश लिखित या मुद्रित रूप में प्रशिक्षित होता है, लिखित संदेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, संचार की वह आप कह सकते हैं संचार का एक माध्यम जिसमें हम लिखित रूप से क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं। यह संचार का सबसे विश्वसनीय तरीका है और यह अपनी औपचारिक और प्रकृति के कारण व्यापारिक की दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। ठीक है, तो सबसे विश्वसनीय तरीका लिखित संचार है और पूरे व्यापार के
क्षेत्र में इसका सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिर आता है लिखित संचार के विभिन्न चैनल, जैसे पत्र, ईमेल, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पाठ संदेश, रिपोर्ट आदि। लिखित संचार के कई फायदे निम्नलिखित अनुसार हैं। ठीक है, तो लिखित संचार के कई सारे चैनल हैं, जिसमें पत्र आता है, लेटर लिखना, ईमेल आता है, ईमेल लिखना। ठीक है, पत्रिकाएं जो मैगजीन्स आती हैं, समाचार पत्र संचार का माध्यम है, पाठ संदेश संदेश को भेजना, और रिपोर्ट तैयार करना। ये सब किस में आता है, लिखित संचार के माध्यम में आता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर आता है लिखित संचार के कुछ फायदे भी हैं। भविष्य में संदेश का जिक्र करना आसान हो जाता है। ठीक है, जब आपके पास लिखित संदेश होते हैं, लिखित लेटर्स होते हैं, तो आप उनको पढ़ के भविष्य में भी जो किसी को बताना होता है तो आप उसको पढ़ के सुना सकते हो, तो क्या होता है, आसान हो जाता है। दूसरा, संदेश प्रसारित करने से पहले कोई भी संगठित तरीके से संशोधित या फिर लिखा सकता है। ठीक है, तो संदेश को भेजने से पहले आप किसी भी प्रकार से उसे लिख सकते हैं। दूसरा, संदेश की गलत व्याख्या की संभावना बहुत कम है, क्योंकि शब्द सावधानी से चुने जाते हैं। ठीक है, लिखित जो संचार है, इसमें संदेश का जो मीनिंग है, मतलब आपने जो लेटर लिखा उसका जो मीनिंग है वो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने जो शब्दों का यूज़ किया है वो बड़ी सावधानी से यूज़ किया है। फिर आता है संचार की योजना बनाई। संचार की योजना बनाई जा सकती है। अभिलेख को सुरक्षित रखने के लिए कानूनी साक्ष्य उपलब्ध है। ठीक है, तो आपके लिखे गए संदेशों को भविष्य में यूज़ के लिए क्या कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं, कहीं पे रख सकते हैं। फिर आता है लेकिन, जैसे कि हम सब जानते हैं हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, यही हाल लिखित संचार का भी है, क्योंकि संचार एक समय लेता है। ठीक है, तो लिखित संचार क्या है, एक टाइम पीरियड होता है, उसके अंतर्गत लिखित संचार होता है। उदाहरण के लिए कि आपने एक लेटर लिखा अपनी फैमिली को, अब वो लेटर यहाँ आप पोस्ट ऑफिस में डाल के आएंगे, 3 से 4 दिन बाद के पीरियड के बाद वो कहाँ पहुँचेगा, आपकी फैमिली के पास पहुँचेगा। अब उन्होंने लेटर पढ़ा, अब उन्होंने आप कह सकते हैं रिटर्न में एक लेटर लिखा, वो लेटर आपके पास आने में 3 से 4 दिन लगेंगे। तो क्या हुआ, ये एक टाइम पीरियड है बीच में, जो कि लगना जरूरी है। ठीक है, ये ही लगेगा। तो क्या है, इसमें एक सीमा है कि एक समय तो लगता है, क्योंकि ये इतनी जल्दी नहीं है। इसके अलावा प्रशिक्षक को भी पता नहीं चलेगा कि रिसीवर ने संदेश पढ़ा या नहीं पढ़ा। दूसरी बात, इसमें आपने लेटर भेज दिया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि रिसीवर ने संदेश पढ़ा या नहीं पढ़ा, तब पता चलेगा जब वहाँ से एक रिटर्न लेटर आएगा, परंतु अगर आया ही नहीं तो इस प्रकार की लिमिटेशंस इसमें है। रिसीवर की प्रतिक्रियाओं के लिए प्रशिक्षक को इंतजार करना होगा। संचार के इस मोड में बहुत सारी कागज कार्रवाई है। ठीक है, तो इस वाली चीज़ में क्या है, बहुत सारी कागज कार्रवाई आपको करनी पड़ती है। मौखिक संचार और लिखित संचार के बीच में अंतर स्पष्ट करिए। अब आपको अंतर बताना है मौखिक और लिखित संचार में। संचार का प्रकार जिसमें प्रशिक्षक मुख्य रूप से संदेश भेजने के माध्यम से सूचना प्रेषित करता है, क्या कहलाता है, लिखित संचार कहलाता है, मौखिक संचार कहलाता है। ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति बात करके अपना जो संदेश है वो भेज रहा है, वो क्या कहलाता है, मौखिक संचार। और वहीं दूसरी ओर संदेश का आदान प्रदान लिखित रूप में किया जा रहा है, तो क्या कहलाता है, लिखित संचार कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, लिखित संचार में पूर्व शर्त यह है कि प्रतिभागियों को साक्षर होना चाहिए, जबकि मौखिक संचार में इस प्रकार की कोई भी स्थिति नहीं है। तो लिखित संचार अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि उसको लेटर लिखना है। ठीक है, रिटर्न में जो लेटर आएगा उसको पढ़ना भी है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, दोनों व्यक्ति जिनके बीच में संचार हो रहा है उनको पढ़े लिखे होना चाहिए। वहीं मौखिक संचार में इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है, आपको बस बात करना आना चाहिए, आप टेलीफोन पे कॉल मिलाएंगे और बात कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से। फिर आता है लिखित संचार में उचित रिकॉर्ड है। लिखित संचार के जो रिकॉर्ड है वो रखे जा सकते हैं। मौखिक संचार में ये बिल्कुल इसके विपरीत है। मौखिक संचार लिखित संचार से तेज है। मौखिक संचार मतलब बोलकर बात करने का जो संचार की व्यवस्था है वो बहुत तेज है, किससे, लिखित संचार के मुकाबले, क्योंकि लिखित संचार में 3 से 4 दिन लेटर को पहुंचने में लगता है, परंतु मौखिक संचार में इस प्रकार की कोई भी स्थिति नहीं है। आपने बोला, रिसीवर ने उसे सुन लिया और क्या हो गया, संचार जो है आपका वो कंप्लीट हो गया। एक बार बोले गए मौखिक संचार में शब्द जो है उनको उल्टा पुल्टा नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर लिखित संचार में मूल संदेश की संभावना की जा सकती है। तो मौखिक संचार में आपने कुछ बोला तो आप उस शब्द को फेरबदल नहीं कर सकते, परंतु लिखित संचार में ये किया जा सकता है। संदेश की गलत व्याख्या मौखिक संचार में संभव है, लेकिन लिखित संचार में नहीं। ठीक है, तो संदेश की गलत व्याख्या की जा सकती है मौखिक संचार में, परंतु लिखित संचार में नहीं। अब क्या है, मौखिक संचार में प्राप्तकर्ता से त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, जो लिखित संचार में संभव नहीं है। अब मौखिक संचार का प्लस पॉइंट यह है कि उसकी तेजी। आपने बोला, रिसीवर ने सुन लिया, अब रिसीवर ने कुछ बोला, आपने सुन लिया, तो आपको क्या पता चला कि रिसीवर ने मेरा जो मैसेज है, रिसीवर को आपका मैसेज मिल गया, आपको ये पता चल गया। तो ये क्या आता है, मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। फिर आता है गैर मौखिक संचार, मतलब बिना बोले
परंतु प्रत्यक्ष रूप से क्या करना, वार्तालाप करना। इसमें हम हाथों के जो इशारे हैं इनका प्रयोग करते हैं। तो गैर मौखिक संचार उन प्रत्येक भागों की समझ या व्याख्या पर आधारित है जो संचार अधिनियम का हिस्सा है, क्योंकि संदेश का प्रसारण शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि संकेत के माध्यम से होता है। अब इसमें क्या है, गैर मौखिक संचार में इसमें बताया गया है कि आपको जो संदेश भेजना है वो आप लिखित में नहीं भेजेंगे या फिर बोलकर नहीं भेजेंगे, आपको इशारों में वो संकेत भेजना है। इसीलिए यदि रिसीवर संदेश को पूरी तरह से समझता है और उचित प्रतिक्रिया होती है तो संचार सफल होगा। ठीक है, अब रिसीवर ने संदेश को सुना, अब उसने समझ लिया कि संदेश में क्या आया है, तो क्या हुआ, उचित प्रक्रिया हो गई। इस प्रकार के संचार का बहुत स्पष्ट उदाहरण चेहरे की अभिव्यक्ति, हाव भाव और बोलते समय शरीर की स्थिति है। ठीक है, तो आप इस प्रकार का जो गैर मौखिक संचार व्यवस्था है इसका आप प्रयोग कर सकते हैं ये देखने के लिए कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। ठीक है, आप उसके हाव भाव को देख के, उसकी अभिव्यक्ति को देख के समझ सकते हैं। कई स्थितियों में मौखिक संचार की स्थिति को और अधिक वैश्विक दृष्टि प्राप्त करने के लिए मजबूर करते हैं। लोगों की स्थिति को समझने के लिए यदि वे नर्वस, आराम से, उदास और कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, यदि वह शर्मीला, बहुमुखी है, इसीलिए यह उस जानकारी की प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं जो प्रवचन हमें प्रदान नहीं होते। अब इसमें क्या बताया गया, मौखिक संचार में इसमें बताया गया कि पूरे वैश्विक दृष्टि प्राप्त करने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, तो मौखिक संचार एक ऐसी स्थिति है जो कि हमें पूरे वैश्विक दृष्टि प्राप्त करने के लिए क्या करता है, मजबूर करता है। गैर मौखिक संचार में क्या है कि अगर व्यक्ति नर्वस है या फिर आप कह सकते हैं उदास है, ठीक है, तो अब वो आप उसके हाव भाव से ही देख सकते हैं। गैर मौखिक संचार के कुछ प्रकार बताए गए हैं। क्रोनिमिया, यह संचार के माध्यम से संचार का समय उपयोग के उदाहरण के लिए समयनिष्ठ या अनपचा लोग भाषण की गति आदि। अब इसमें क्या है, क्रोनिमिया में कि संचार के समय इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिर आता है प्रोक्सिमिया, यह संचार अधिनियम के दौरान दूसरों के संबंध में व्यक्तियों द्वारा बनाई गई दूरी है। सीमापथ हमें बताती है जब संचार अतरंग, व्यक्तिगत, सामाजिक और सार्वजनिक है। अब ठीक है, अब देखते हैं। आपने देखा होगा जब सेलिब्रिटीज़ किसी शो पे जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं किसी स्टेज पे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इस चीज़ का यूज़ किया जाता है कि उन दो व्यक्तियों के बीच में किस प्रकार का मतभेद चल रहा है या फिर किस प्रकार की स्थिति है, ये आप उनकी दूरी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। फिर आता है स्वर, प्रशिक्षक द्वारा उपयोग की जाने वाली आवाज़ का स्तर, स्वर और समय। ठीक है, स्वर का किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है, हैस्टिक, संचार में स्पर्श का उपयोग भावनाओं और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब किसी व्यक्ति द्वारा किया गया टच ये बताता है कि इन दोनों के बीच में किस प्रकार की स्थिति है, जैसे कि कहाँ पे हाथ रख रखा है, वही कंधे पे रख रखा है, हाथ पकड़ रखा है, तो इस प्रकार की जो स्थिति है ये बताती है कि इन दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध है। किनेसिया, व्यक्तियों की शारीरिक भाषा का अध्ययन, इशारे, मुद्राएं, चेहरों हाव। ठीक है, तो किनेसिया का उपयोग आप कह सकते हैं उपयोग किया जाता है व्यक्ति के द्वारा उनकी शारीरिक भाषा को पढ़ने के लिए कि उनका जो शरीर है, बॉडी लैंग्वेज क्या है। कलाकृति, यह उस व्यक्ति की उपस्थिति है जो उसके व्यक्तित्व के पहलुओं को दर्शाता है, उदाहरण के लिए ड्रेसिंग, गहने, जीवन शैली आदि। ठीक है, तो कलाकृति का प्रयोग कब करते हैं, ये पता करने के लिए कि व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का, उसकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की है। ये सब किन चीज़ों पे बेस होता है कि उसने कपड़े किस प्रकार के पहने, ठीक है, वो बात किस प्रकार का कर रहा है, उसकी जीवन शैली किस प्रकार की, उसने गहने किस प्रकार के पहने हैं। फिर आता है मौखिक संचार के शब्दों का उपयोग किया है। मौखिक संचार में शब्दों का उपयोग किया जाता है, जबकि गैर मौखिक संचार में किन का उपयोग किया जाता है, इशारों का। यहाँ पे हम अंतर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम अंतर की बात कर रहे हैं। तो गैर मौखिक में संकेतों का और मौखिक में शब्दों का कम है भावरक अवसर मौखिक संचार में प्रशिक्षक और रिसीवर के बीच, जबकि गैर मौखिक संचार में भाषा का उपयोग नहीं होता, समझना क्या है, कठिन है। मौखिक संचार में हम क्या करते हैं, शब्दों का यूज़ करके बातें करते हैं और रिसीवर और सेंडर, परंतु वहीं गैर मौखिक में ये थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि भाषा का प्रयोग ना करके किसका, इशारों का प्रयोग होता है और उसको समझना थोड़ा सा कठिन होता है। मौखिक संचार में संदेशों का आदान प्रदान तेज होता है जो प्रतिक्रिया का बहुत तेज करता है। ठीक है, तो मौखिक संचार में क्या है, संदेश आपने भेजा, आपने बोला, रिसीवर ने सुन लिया, क्या हो गया, आपके बीच में उसके बीच में वार्तालाप हो गया। अशाब्दिक संचार या फिर गैर मौखिक संचार अधिक समय पर आधारित होता है, जो समय लेता है और इसीलिए धीमा है।
मौखिक संचार में दोनों पक्षों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह तब भी किया जा सकता है जब पार्टियां अलग अलग स्थानों पर हों। मौखिक संचार में आमने सामने बैठा होना ही जरूरी नहीं है। आप लोग कहीं और भी बैठे हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। परंतु दूसरी ओर गैर मौखिक संचार में दोनों पक्ष का क्या होना चाहिए, आमने सामने एक समय पर होना चाहिए। मौखिक संचार में दस्तावेजी साक्ष्य बना रखे हैं। यदि संचार औपचारिक या लिखित है, लेकिन अशाब्दिक संचार में कोई निर्णायक सबूत नहीं है। ठीक है, तो मौखिक संचार के लिए क्या दस्तावेजों को तैयार किया गया है, वो औपचारिक रूप से लिखे गए हैं, परंतु अशाब्दिक या फिर आप कह सकते हैं गैर मौखिक में इन प्रकार की कोई भी चीज नहीं है। फिर आता है मौखिक संचार मनुष्य की सबसे स्वाभाविक इच्छा को पूरा करता है। बोलना गैर मौखिक संचार के मामले में है। संचार अधिनियम में पार्टियों द्वारा किए गए कृत्यों के माध्यम से भावनाओं के व्यक्तियों को संचार किया जाता है। ठीक है, तो मौखिक संचार क्या है, सबसे ज़्यादा स्वाभाविक रूप से यूज़ किया जाने वाली चीज़ है मानवों के बीच में। फिर आता है लास्ट वाला पॉइंट आपका, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि दोनों प्रकार के संचार एक दूसरे से पूरक और कई मामलों में एक दूसरे के साथ हैं। ठीक है, तो दोनों संचार एक दूसरे से एकदम अलग अलग भी हैं और एक दूसरे के साथ साथ भी हैं। फिर आता है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है, औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य है कि एक ऐसी शिक्षा जो कि दी जाती है कहाँ पे, एक किसी इंस्टीट्यूट या फिर आप कह सकते हैं किसी एक प्लेस पे। बात करते हैं जल्दी जल्दी औपचारिक शब्द के अर्थ को अगर हम समझते हैं तो सामान्य शब्दों में इसका अर्थ निकलता है नियमों के तहत किसी कार्य को संपर्क करना, नियमों के तहत किसी कार्य को संपन्न करना। अंततः औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसे प्राप्त करने के लिए हमें किसी नियम का पालन करना पड़ता है। औपचारिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए हमें शिक्षा के जिन संस्थानों में प्रवेश लेते हैं वह हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए नियमों और पालनों को करना पड़ता है। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा कहाँ मिलती है, किसी इंस्टीट्यूट, किसी एक ऐसी जगह पे मिलती है जहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और जिनको फॉलो करके हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं या फिर शिक्षा को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा शिक्षार्थी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की शिक्षा में कहाँ पे मिलती है, स्कूल्स में मिलती है, हाई स्कूल्स में मिलती है और उसके बाद कॉलेजेस में मिलती है या फिर यूनिवर्सिटी जिसमें आप कह सकते हैं। किसी भी प्रकार की शिक्षा जो कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त की जाए तथा उस शिक्षा के निश्चित उद्देश्य हो, यह निर्देशात्मक हो, उसमें पर्यवेक्षण आदि की सुविधा हो, तो इस शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी शिक्षा जहाँ पे क्या हो रहा है, निश्चित उद्देश्य हो, शिक्षा को देने का कोई उद्देश्य है। ठीक है, और दूसरा उसमें पर्यवेक्षण, देख रेख भी होती हो कि स्टूडेंट्स जो है वो किस प्रकार का पढ़ रहे हैं, इस प्रकार की इस चीज़ की देख रेख भी होती हो, तो वो औपचारिक शिक्षा का संस्थान कहलाएगा। औपचारिक शिक्षा के कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, इस प्रकार की शिक्षा विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि संस्थानों में संपन्न की जाती है। इस प्रकार की शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य पहले से ही निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा का जो लक्ष्य है और उसका जो उद्देश्य है वो ऑलरेडी पहले से ही बना होता है। इस प्रकार की शिक्षा को पूर्व निर्धारित अवधि तक सीमित रखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की शिक्षा को क्या पूर्व निर्धारित, ऑलरेडी एक समय टाइम लिमिट को सेट कर दिया गया है, वहाँ तक इसको निर्धारित किया जाता है अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो। उदाहरण के लिए देखें कि एक स्टूडेंट जिसने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया वो 12th क्लास में स्कूल छोड़ देगा। ठीक है, तो एक लिमिट होती है उसकी स्टडी करने की वहाँ पे। फिर आता है एक प्रकार की शिक्षा के लिए, इस प्रकार की शिक्षा के लिए निश्चित आयु वर्ग निर्धारित होते हैं। इस प्रकार की शिक्षा को शिक्षार्थी 4 वर्ष की आयु से प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो किसको, जो औपचारिक शिक्षा है उसको अराउंड 4 से 5 ईयर में बच्चे को डाल देते हैं स्कूल्स में, तो वो वहाँ से इस शिक्षा को प्राप्त करने लगता है। फिर आता है इस प्रकार की शिक्षा के पूर्व निर्धारित लक्ष्य अंततः देयरफॉर शिक्षक शिक्षार्थी को दी जाने वाली शिक्षा के लिए पहले से तैयारी होती है, जिसके कारण शिक्षा के परिणाम अच्छे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक लक्ष्य निर्धारित होता है कि आपको 12th पास करनी है, आपको 10th पास करनी है, आपको नेट का एग्जाम पास करना है। ठीक है, IIT पास करनी है। तो क्या है, एक लिमिटेड है कि आपको एक लक्ष्य दिया गया, उस लक्ष्य को आपको क्या करना है, पूरा करना है। इस प्रकार की शिक्षा अब जो औपचारिक शिक्षा है शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की देखरेख में होती है। ठीक है, तो जो इस प्रकार की शिक्षा जो है वो किसके बीच में होती है, कार्यरत, कुछ ऐसे लोग जो कि हमारे ऊपर निगरानी रख रहे हैं उनके ऊपर, उनके बीच में ये शिक्षा होती है।
इस प्रकार के संस्थानों के कठोर नियम होते हैं तथा ये नियम सभी शिक्षार्थियों के लिए समान होते हैं। इस प्रकार के संस्थान में शिक्षक तथा विद्यार्थी को किसी प्रकार की आज़ादी नहीं होती तथा नियमों का आधार होता है। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा में क्या है, स्टूडेंट्स को फ्रीडम ज़्यादा नहीं दी जाती है, जो कि उनको कहा जाता है वो बस उतना ही करते हैं। इस प्रकार के शिक्षण संस्थानों को बनाने के लिए इनमें पीछे बड़े बड़े संगठन होते हैं, ठीक है, जो इन संस्थानों को नियम तथा इनमें प्रवेश लेकर छोड़ने की संरचना को तैयार करते हैं। अब ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एनजीओस होते हैं, जहाँ पे आपको क्या एक लिमिटेड टाइम तक शिक्षा दी जाती है, साथ में आपको कुछ नियम को फॉलो करना होता है। तो इनको बनाने के लिए कौन पैसा भरता है या फिर कह सकते हैं कौन देता है, बड़े बड़े संगठन इनको बनाने के लिए क्या करते हैं, फंड करते हैं, फंड रेज करते हैं। इस प्रकार के संस्थानों को पाठ्य चर्चा या पाठ्यक्रम संगठनों में विशेष विषय विशेषज्ञों के द्वारा बनाए गए अंतर पाठ्यक्रम में निर्धारित होता है। अब इसमें क्या है, इस प्रकार के संस्थानों में ऑलरेडी आपको सिलेबस मिलता है। ठीक है, अब उदाहरण की बात करें, हम स्कूल को लेते हैं। आप अभी तक अपने स्कूल लाइफ में थे, 12th में, तो आपने देखा होगा कि आपको एक लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो आपका स्कूल जो है वो एक औपचारिक संस्थान है, औपचारिक शिक्षा संस्थान है, तो वहाँ पे आपको क्या है, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आपको एक लिमिटेड सिलेबस कवर अप करना पड़ता है और आपको अपनी क्लास में हाईएस्ट मारना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है, ऑलरेडी ये सब चीज़ें पहले से ही सेट होती हैं। इस प्रकार के संस्थानों का पाठ्यक्रम औपचारिक रूप से समय के अंतर्गत संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक समय लिमिट के अंदर जो आपको पढ़ाना है वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार के शिक्षण संस्थानों की पूर्व निर्धारित समय सारणी होती है, जिसके अनुसार शिक्षण कार्य संपन्न होता है। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी ही पहले ही समय को निर्धारित कर दिया जाता है कि एक बच्चे को, ठीक है, आप अप्रैल में 1 तारीख से आपने 12th में ज्वाइन करा, तो आपको अगले महीने की फरवरी मार्च तक आपको छोड़ दिया जाएगा, 12th आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड है जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। इस प्रकार के शिक्षण संस्थानों के मामले में प्रशिक्षक शिक्षक को ही शिक्षण देते हैं। प्रशिक्षक मतलब एक्सपीरियंस टीचर ही हमें क्या करते हैं, गाइडेंस देते हैं, स्टडी कराते हैं। इस प्रकार के शिक्षा संस्थान 4 दीवारियों के अंतर्गत भी होती है। ठीक है, तो 4 दीवारी शिक्षा भी कहते हैं। इस प्रकार की शिक्षा अप्रोचिक जो औपचारिक शिक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को पता होता है कि क्या सीखना है और क्या सीखना है, क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा में टीचर को भी और स्टूडेंट को दोनों को पता होता है कि उनको क्या पढ़ना है। ठीक है, और टीचर को पता होता है कि क्या पढ़ाना है। इस प्रकार की शिक्षा में अनुशासन पर अधिक ध्यान रखता है, अंततः अनुशासन सख्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो संस्थान है इनमें काफ़ी ज़्यादा शिक्षा का आप कह सकते हैं कि टाइट होती है, थोड़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन। इस प्रकार की शिक्षा में नियमित तौर पर प्रशिक्षाएँ करवाई जाती है, परीक्षाएँ करवाई जाती है, मतलब एग्जाम्स लिए जाते हैं टाइम पीरियड पर अपने। इस प्रकार की शिक्षा में परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाते हैं तथा अंत में विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र या डिग्री प्रदान की जाती है। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा संस्थान में स्टूडेंट्स को आप कह सकते हैं रिजल्ट्स दिया जाता है। ठीक है, डिग्री दी जाती है। अगर आप कॉलेज में अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। फिर आता है अनौपचारिक शिक्षा। शिक्षा के संस्थानों में अनौपचारिक शब्द के अर्थ को अगर हम समझें तो सामान्य शब्दों में इसका अर्थ यह निकलता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ना तो किसी नियम का पालन करना है और ना ही किसी प्रकार का कोई औपचारिकता निभानी है। ठीक है, तो अनौपचारिक शिक्षा में क्या है, औपचारिक मतलब फॉर्मल, अनौपचारिक मतलब नॉन फॉर्मल। ठीक है, तो अनौपचारिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है कि आपको स्टडी कराई जाएगी, आपको किसी भी काम को करने या सीखने के लिए किसी एक नियमबद्ध प्लेस पे जाना जरूरी नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा की प्राप्ति करने के लिए हमें किसी प्रकार के कोई भी संस्थान या पाठशाला की आवश्यकता नहीं पड़ती। अनौपचारिक शिक्षा की प्राप्ति हम कभी भी और कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी भी समय किसी भी अवस्था में ग्रहण कर सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा आप कहीं पे भी कभी भी ग्रहण कर सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा की परिभाषा के बारे में बात करें तो अनौपचारिक शिक्षा के बारे में कई शिक्षार्थियों और एवं विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, तो परिभाषा को देख लेते हैं। कुब्रंस और अहमद के अनुसार जनसंख्या में विशेष उपसमूह वयस्क तथा बालकों का चुना हुआ इस प्रकार का अधिगम प्रदान करने के लिए औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के बारे में के बाहर कोई भी संगठित कार्यक्रम है। अनौपचारिक शिक्षा क्या है, औपचारिक शिक्षा व्यवस्था जो है उसके बाहर जो भी चीज़ है वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाती है। इस प्रकार से उन्होंने बताया। ला बेला के अनुसार
औपचारिक शिक्षा के संदर्भ विशिष्ट लक्षित जनसंख्या के लिए स्कूल से बाहर संगठित कार्यक्रम। औपचारिक शिक्षा, इसमें इन्होंने भी ये बताया कि औपचारिक शिक्षा संस्थान जो हैं उनसे बाहर जो भी शिक्षा दी जा रही है वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। इल्ची और फ्रायर के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा विरोधी शिक्षा है। अनौपचारिक और औपचारिक एक दूसरे के विरोधी हैं। मोतीलाल शर्मा के अनुसार सापेक्ष में कोई भी कह सकता है कि अनौपचारिक शिक्षा एक सक्रिय आलोचनात्मक द्वंद्वात्मक शिक्षा कार्यक्रम है जो कि मनुष्य को सीखने, स्वयं अपनी सहायता करने, चेतना के रूप से अपनी समस्या का आलोचनात्मक रूप से समान करने में सहायता करता है। ठीक है, तो मोतीलाल शर्मा क्या बताते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा एक सक्रिय, आलोचनात्मक और शैक्षिक कार्यक्रम है। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? एक कार्यक्रम है जो कि चलाया जाता है आलोचनात्मक, बड़े क्रिटिकली रूप से, ठीक है, और सक्रिय है, जो कि क्या करता है, जो कि मनुष्य को सीखने, स्वयं अपनी सहायता करने और चेतना को बनाए रखने के लिए क्या करता है, उनकी हेल्प करता है। और भी इसमें काफ़ी पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं। अब आता है अनौपचारिक शिक्षा के बारे में निम्नलिखित बिंदु। इस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कोई भी निश्चित स्थान नहीं होता। इस प्रकार की शिक्षा कहीं चलते फिरते भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा का कोई पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं होता। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा का कोई भी एम नहीं होता है, बस आपको पढ़ाया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा को हम कभी भी, कहीं भी और किसी भी आयु में प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा को बच्चे से मृत्यु तक, बचपन से मृत्यु तक क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा के कई पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं होता। अंततः इस प्रकार की शिक्षा ऋणात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। अब इसका कोई अगर पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं होता, मतलब प्री डिफाइंड आप कह सकते हैं कि एम नहीं है, पहले से ही कोई एम डिफाइंड नहीं किया गया, तो क्या होगा, भविष्य में आपको ऋणात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा को शिक्षार्थी अपने आसपास के पर्यावरण तथा समाज में ग्रहण कर सकता है। अनौपचारिक शिक्षा को आप अपने आसपास के पर्यावरण या फिर समाज में ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा के कोई नियम नहीं होता। ये जो अनौपचारिक शिक्षा है इसका कोई नियम नहीं होता है। इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षार्थी को हर प्रकार से आज़ादी होती है तथा वह किसी भी प्रकार की शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। इन संस्थानों को बनाने के लिए इनके पीछे किसी भी प्रकार का कोई संगठन नहीं होता। अब अनौपचारिक जो शिक्षा है उसको बनाने के लिए कोई भी संगठन फंड रेज नहीं करता। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। औपचारिक शिक्षा को करवाने के लिए तो फंड रेज करते हैं। उदाहरण के लिए गवर्नमेंट स्कूल हैं तो गवर्नमेंट पे करेगी, प्राइवेट स्कूल्स हैं तो कोई एक व्यक्ति जिसके नाम पे वो स्कूल होगा वो उस चीज़ को पे करेगा। ठीक है, पर अनौपचारिक में ये प्रकार की नहीं होती है। फिर आता है, इस प्रकार के संस्थानों में किसी भी प्रकार का कोई भी पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता। पहले से ही प्री डिफाइंड सिलेबस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार के शिक्षण में किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं होती, ना ही यहाँ पे एग्जाम्स होते हैं। इस प्रकार की शिक्षा में किसी भी प्रकार का कोई समय सारणी नहीं होती, मतलब यहाँ पे कोई टाइम लिमिट्स नहीं है। इस प्रकार की शिक्षा शिक्षार्थी कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय ले सकता है। ठीक है, तो अनौपचारिक शिक्षा को कोई व्यक्ति कहीं से भी बैठे बैठे प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के शिक्षण में किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र या डिग्री नहीं मिलती। अनौपचारिक शिक्षा में आपको ना कोई प्रमाण पत्र मिलेगा, ना कोई डिग्री मिलेगी। इस प्रकार के शिक्षण में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, ना ही यहाँ पे आपको कोई फंड पे करना है। ठीक है, ना ही आपको अनौपचारिक शिक्षा संस्थान में आपको कोई भी पैसा नहीं देना। इस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करने या प्रदान करने में किसी भी व्यक्ति का कोई भी मानसिक दबाव नहीं होता है। ठीक है, तो क्या है, किसी व्यक्ति को भी मानसिक दबाव नहीं दिया जाता कि आप इस प्रकार की शिक्षा को क्या करें, ग्रहण करें। अब यहाँ पे आप अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा के बारे में भी जो टेबल है आप देख सकते हैं। औपचारिक, औपचारिक बनाओ अनौपचारिक। ठीक है, ये नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप इस टेबल को चेकआउट कर सकते हैं। टेबल में जो आप कह सकते हैं कि अंतर बताए गए हैं। अब निरौपचारिक शिक्षा आती है। निरौपचारिक शिक्षा को देख लेते हैं। इस शिक्षा को गैर औपचारिक शिक्षा तथा औपचारिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो गैर औपचारिक के नाम से भी जाना जाता है निरौपचारिक को भी। यह शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का मिला जुला रूप है। ठीक है, तो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का क्या है, मिला हुआ एक रूप है। इस शिक्षा में औपचारिक शिक्षा के समान ना तो कोई अनेक नियमबद्ध होते हैं और ना ही अनौपचारिक शिक्षा जैसा खुलापन। ठीक है, तो निरौपचारिक में क्या है, ना ही इसमें आपको बहुत सारे नियम्स देखने को मिलेंगे, परंतु वहीं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा छूट भी देखने को नहीं मिलेगी। निरौपचारिक अथवा
औपचारिकता शिक्षा में छात्रों की आवश्यकता अथवा परिस्थिति के अनुसार ऐसी लचीली शिक्षा प्रणाली बनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आपको स्टडी का जो स्ट्रक्चर है वो आपको मिलेगा देखने को, जिसमें शिक्षा संबंधी सभी औपचारिकताओं व सुविधाओं को ध्यान में रखकर कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं ताकि वे सभी के लिए संभव व उपयोगी हो सके। अब क्या है, इसमें स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आपको स्टडी या फिर आप कह सकते हैं जो भी आपको पढ़ना है वो आपको स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, ताकि इसमें हर कोई व्यक्ति अच्छे से अच्छी चीज़ें प्राप्त कर सके। यह शिक्षा समयबद्ध नहीं होती, आवश्यकता अनुसार हर परिस्थितियों में व्यवस्थित की जाती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, कोई टाइम लिमिट नहीं होती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें आवश्यकता अनुसार हर परिस्थिति में इसे क्या किया जा सकता है, कराया जा सकता है। औपचारिक शिक्षा तथा निरौपचारिक, ठीक है, औपचारिकता या फिर निरौपचारिक शिक्षा जो है की परिभाषा विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। कुडू के अनुसार निरौपचारिक शिक्षा नियोजित होती है परंतु पूर्णतः विद्यालय नहीं। यह शिक्षा विद्यालय के बारे में योजनाबद्ध किंतु अनौपचारिक शिक्षा की तरह नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि जो निरौपचारिक शिक्षा है वो एक नियोजित शिक्षा है, परंतु ना ही ये एक विद्यालय के रूप में काम करती है। ठीक है, दूसरा, ये योजनाबद्ध है परंतु ये औपचारिक शिक्षा जो है इसके जैसी भी नहीं प्राप्त होती। वार्ड तथा टैडम के अनुसार निरौपचारिक शिक्षा एक नियोजित आदेशनात्मक अभिकल्प है जो नियमित नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार से विधियों का प्रयोग अधिक लचीले वातावरण में करता है। अब वार्ड और टैडम बताते हैं कि जो निरौपचारिक शिक्षा है, ठीक है, वो क्या है, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दी जाती है। ठीक है, आपको किसी अपने गोल को प्राप्त करना है, उसके लिए आपको दी जाती है। इसमें क्या है, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के लचीले वातावरण को देखने को आपको मिलता है। अब बात करें निरौपचारिक शिक्षा की जो विशेषताएं हैं। निरौपचारिक शिक्षा पद्धति किसी भी निश्चित समय अवधि तक नहीं होती बल्कि जीवन पर्यटन चलता रहता है। ठीक है, तो निरौपचारिक शिक्षा कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये जीवन भर चलती रहेगी, आप जब चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा की समय अवधि तथा अन्य कार्यक्रमों का निर्धारण छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। निरौपचारिक शिक्षा में क्या है, छात्रों को ध्यान में रखकर आप टाइम टेबल, स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं। औपचारिक अथवा निरौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के संचालन में लचीलापन होता है और उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार करना होता है। ठीक है, निरौपचारिक या फिर औपचारिक शिक्षा का क्या है, उद्देश्य क्या है कि शिक्षा को लोगों को तक पहुंचाना। इसकी कक्षाएं सुविधाजनक स्थानों जैसे धर्मशाला, खेत, मीलों या प्रांगणों या सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित की जाती है। निरौपचारिक शिक्षा की क्लासेस कहाँ होती हैं, आप कह सकते हैं कि जैसे धर्मशाला में हो गई, खेत में हो गई, मीलों में हो गई, या फिर प्रांगण, आपका जो आंगन है वहाँ हो गई, या फिर सार्वजनिक स्थान, किसी भी सार्वजनिक प्लेस पे इसकी क्लासेस लगते हैं। परंतु लचीलापन होने के बावजूद निरौपचारिक शिक्षा नियोजित व व्यवस्थित होती है। निरौपचारिक शिक्षा में आपको लचीलापन तो बहुत सारा देखने को मिलेगा, परंतु फिर भी उसमें एक पॉइंट जो है वो है कि ये सब काम नियोजित रूप से किया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशक के कर्तव्य सामान्य अध्यापक से भिन्न होते हैं। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा में जो टीचर आपको पढ़ाता है उसका काम क्या है, अलग होता है, किसके मुकाबले, अध्यापकों के मुकाबले, क्योंकि स्थानीय व्यक्ति ही अपने रोजगार के साथ साथ आशिकालिक रूप से सेवा भाव से परिपूर्ण होकर क्या बन जाता है, उत्तरदायित्व निभाता है। अब किसी प्लेस पर आप कह सकते हैं निरौपचारिक शिक्षा संस्थान खुला, तो वहाँ पे जो व्यक्ति होगा जिसको पैसों की जरूरत होगी, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा, अगर उसको पढ़ाने का मन है तो वो वहाँ जाके क्या करेगा, लोगों को पढ़ाएगा, तो क्या आएगा, ये निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। निरौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम यद्यपि निर्धारित होता है परंतु छात्रों की विशिष्ट आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो छात्रों के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट आता है, वो आता है स्वदेशी शिक्षा। स्वदेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है कि किसी देश में दी जाने वाली शिक्षा, ठीक है, ऐसी शिक्षा जो कि देश के द्वारा ही दी जा रही हो, उसे स्वदेशी शिक्षा कहते हैं। देखते हैं क्या लिखा है कि स्वदेशी शिक्षा, इसका तात्पर्य औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा प्रणालियों का उपयोग करके स्वदेशी ज्ञान, मॉडल, विधियों और समग्र के शिक्षण से है। अब इसमें क्या है, इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक आएगा। ठीक है, दोनों का प्रयोग करके
क्या करा जा रहा है, स्वदेशी ज्ञान का मॉडल तैयार किया जा रहा है और लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। अंग्रेजी के आगमन के समय स्वदेशी शिक्षा का प्रचलन था। ठीक है, जब अंग्रेजी भारत में आई थी उससे पहले क्या था, स्वदेशी शिक्षा का प्रचलन बहुत था। भारत में सिर्फ हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा पर अधिक से अधिक जोर दिया जा रहा था उस समय। परंतु जब अंग्रेजी आ गई तो क्या हुआ, काफ़ी बड़े स्तर पर अंग्रेजी ने अपना फैलाव करा और संस्कृति, जो संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, इसका दबाव कम होता चला गया। अब आता है स्वदेशी शिक्षा की कुछ विशेषताएं। घर, मंदिरों, पाठशालाओं, टोलों, चैटपोड़ियों, मकतबों, मदरसों, गुरुकुलों में क्या दी जाती थी, स्वदेशी शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे स्वदेशी शिक्षा से एक तात्पर्य है कि धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, जैसे कि मदरसों में आपने देखा होगा स्वदेशी शिक्षा, मदरसों के लिए क्या है, उर्दू लैंग्वेज, उर्दू की शिक्षा दी जा रही है। भारत, अगर हम हिंदू मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, आपको देखने को मिलेगा जो हिंदी पुराण हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी गाथाएं हैं, इनके बारे में जो शिक्षा दी जाती है वो स्वदेशी शिक्षा कहलाती है। उस अवधि के दौरान ज्ञान को पवित्र माना जाता है, इसीलिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ठीक है, तो ज्ञान को पवित्र माना जाता है जब हम स्वदेशी शिक्षा देते हैं और कोई पैसा उसका नहीं लेते। शिक्षा में योगदान का सर्वोच्च रूप माना जाता है, शिक्षा को योगदान का सर्वोच्च रूप माना जाता है। धनी व्यापारियों, धनी माता पिता और समाज के वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, तो समाज को क्या है, तो वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। रूप, सामग्री, लक्ष्य समूह, स्थान, कवरेज, समर्थक, संगठन, प्रशासन और इसी तरह भौगोलिक क्षेत्रों में समय समय पर राज्य से राज्य, धर्म से धर्म और गतिविधियों से गतिविधियों तक व्यापक रूप से भिन्न है। ठीक है, तो जो स्वदेशी शिक्षा है वो हर स्थान की अलग है। ठीक है, हर समाज की अलग है, आप कह सकते हैं स्थान की अलग है, उसका लक्ष्य अलग है, राज्य की अलग है, धर्म का अलग है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखें तो हिंदू धर्म में आपको हिंदी या फिर संस्कृत पढ़ने को मिलेगी, वहीं मुस्लिम धर्म में आपको उर्दू पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वो उनके कल्चर में है और वो उसको पवित्र मानते हैं। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो किस में आती है, धार्मिक चीज़ों में आ जाती हैं। वे उदार शिक्षा के विभिन्न शाखाएं जैसे व्याकरण, साहित्य, काव्य, ज्ञान, कानून, दर्शन और तर्क आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो स्वदेशी शिक्षा होती है इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे व्याकरण, साहित्य, काव्य, जो आप कह सकते हैं पोइट्रीज होती है, कानून के बारे में अध्ययन करते हैं, दर्शन, तर्क आदि का हम अध्ययन करते हैं। शिक्षा गतिविधि अक्सर मूल रूप से सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, चिकित्सक, ललित कला, साहित्य घटनाओं और पहलुओं का ज्ञान को बढ़ावा देते हैं। स्वदेशी शिक्षा में हम कई सारी चीज़ों पर बढ़ावा देते हैं, जैसे कि मूल रूप से शैक्षिक गतिविधियों में देखें तो सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, चिकित्सक, ललित कला और साहित्य जैसी चीज़ों पे हम क्या कहते हैं, अधिक से अधिक दबाव देते हैं, ताकि हमारा जो समाज है वो अपनी पुरानी चीज़ों को ना भूले। उदाहरण के लिए अगर आप मंदिरों में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे अगर आप हिंदू धर्म में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको पूरे रूप से, आप कह सकते हैं धार्मिक स्थान पर आप जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वहाँ पर आपको भागवत गीता, रामायण, ठीक है, इन चीज़ों का ज्ञान करवाया जाता है, क्योंकि ये हिंदू धर्म में बहुत प्रसिद्ध हैं, पवित्र हैं। ठीक है, तो ये इनके कुछ कारण हैं। तो ये है आपका आज का चैप्टर। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और जितना हो सके वीडियो को उतना शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई डाउट है तो वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और वेबसाइट का लिंक दिया गया है। नोट्स आपको अगले पार्ट के एंड में मिलेंगे, क्योंकि तभी नोट्स कंप्लीट हो पाएंगे इस चैप्टर के। तब तक आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए। अगर आपको समझ नहीं आया, बहुत बेसिक टॉपिक है, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।